चलिए भव्यात्मा हो, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथराज के लोकानुप्रेक्षा में आचार्य भगवान नय की चर्चा कर रहे हैं। और नय के सर्वप्रथम द्रव्यार्थिक नय के तीन भेदों की चर्चा चल रही है। उसमें नैगम नय की चर्चा पूर्ण हो चुकी है, संग्रह नय की चर्चा चल रही है। और संग्रह नय के बारे में आचार्य भगवान ने ये बात कही थी कि संग्रह नय या तो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है या तो उसके एक देश को भी ग्रहण करता है। आगे बढ़ने से पहले पूछे माता जी भी विराजमान है, दर्शन कर लेते हैं यहाँ से। मैं दर्शन करा रहा हूँ सबको। बोलो आरिका रत्न रत्नमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय, वंदामी जी वंदामी वंदमी वंदामी। वंदमी माता जी वंदमी। कौन से नंबर की गाथा है? माता जी 271 272 चल रही है अब। 272 का जो संग्रह न्याय का जो चल रहा है प्रकरण, उसमें शुभचंद्र महाराज की जो टीका है, वो दूसरा वाक्य जो उसका उसके चर्चा चल रही है। तीसरा वाक्य मतलब अगर आज आपको महाराज मैं, जी हाँ पेज नंबर रक्षाबंधन अगर के मैं कहूँ तो 195 नंबर पेज है। 195 195, उसमें जो 272 की जो गाथा है वहां पर है। हाँ, आज महाराज जी ने अच्छा बताया हाँ बिल्कुल, आज रक्षाबंधन। बहुत अच्छी चर्चा। वो क्या है ना कि देखो, अश्रुत पूर्व इसीलिए कहा गया ना कि वो हम लोगों को कथाएं पता रहती है, किंतु कथा पढ़ते हो किस बारकाई से लेना है, उसमें और कोई चीज आती है। जैसे श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान का भेद भी पता चल गया, तो ये चीजें हमको पता चलती है और इस निमित्त से पता हो जाती है। चलिए अब ये वा अथवा विविध द्रव्य पर्यायम विविधा अनेक प्रकारा द्रव्य पर्याया यस्मिन् स तथोक्तम नाना प्रकाश द्रव्य पर्याय संयुक्त सर्वग्रहाति वा अथवा देशम तदर्ध स्कंधम प्रदेशम वा तदार्धार्धम स्कंधम। तो इस प्रकार से उन्होंने कह दिया, मतलब क्या है कि पूरी जो है उसका स्कंद जो है, स्कंद का आधा क्या बन जाएगा, देश। और देश का आधे का आधा, अर्ध का अर्ध जो बन गया, वो क्या कहलाएगा, प्रदेश कहलाएगा। तो स्कंद का आधा देश, देश का आधा प्रदेश। तो ये जो है संग्रह नहीं किसको ग्रहण करेगा, स्कंद को भी ग्रहण कर सकता है, देश को भी ग्रहण कर सकता है और प्रदेश को भी ग्रहण कर सकता है। ये बात आचार्य महाराज हमको यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भरत कह रहे हैं यहाँ पर, कीदृक्षम एतत् सर्वम विविध द्रव्य पर्याय सहितम गृह्याति। ये संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण स्कंद की जो चर्चा कर रहे हैं, संपूर्ण वस्तु को जो ग्रहण करने की चर्चा कर रहे हैं, ये संपूर्ण वस्तु कैसी है। तो आचार्य कहते हैं ये अनेक प्रकार की विविध द्रव्य पर्याय सहितम, अनेक प्रकार के पर्यायों से सहित है। अब अनेक प्रकार के पर्याय से सहित कौन होता है, वस्तु अर्थात द्रव्य होता है। उसे ग्रह्याति, ग्रहणति मतलब क्या, किसे कौन ग्रहण करता है, संग्रह नय ग्रहण करता है। अर्थात संग्रह नय किसी भी वस्तु के अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के पर्यायों को ग्रहण करता है। पर्याय को ग्रहण करेगा या वस्तु को ग्रहण करेगा, अनेक पर्याय सहित वस्तु को ग्रहण करेगा। इसलिए समझ ले रहे द्रव्यात्मिक न्याय की चर्चा चल रही है। ठीक है, द्रव्यात्मिक न्याय का भेद है, मतलब वस्तु को ग्रहण करेगा, किंतु वस्तु कैसी है, अनेक पर्याय सहित वस्तु है, इसलिए अनेक पर्याय वाली वस्तु को ग्रहण करता है। तो जोर वस्तु के ऊपर देना है और वस्तु का विशेषण क्या बनेगा, अनेक पर्याय वाली है, ऐसा ही वस्तु का विशेषण बन जाएगा। चलिए अब आगे कहते हैं, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु की चर्चा हो रही है। खंडम शयल समत्थम उक्तम च, अर्थात कहा भी है। कहां पर कहा है, घुमटसार जीवकांड में कहा है। क्या कहा है, खंडम शयल समत्थम तस्य अद्धम भणन्ति देशोत्ति अद्धम च पदेशो अविभागी चैव परमाणु। बात वही कह रहे हैं कि संपूर्ण स्कंद को स्कंद कहते हैं, उसके आधे को देश कहते हैं और देश के आधे को प्रदेश कहते हैं। और प्रदेश भी और बढ़ता 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 चला जाए तो अंत में उससे अविभागी, जिसका आगे भेद नहीं होगा, विभाग नहीं होगा, ऐसा परमाणु प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वस्तु के परिमाण की दृष्टि से क्रम बताया है। परिमाण मतलब वस्तु जैसे बढ़ती बढ़ती जाती है। संग्रह नहीं किसको ग्रहण कर रहा है, वस्तु को ग्रहण कर रहा है। तो वस्तु क्या है, जब वो पूरी है तभी वस्तु कहलाएगी, जब उसकी आधी होगी तभी वस्तु कहलाएगी, उससे आधी होगी तभी वस्तु कहलाएगी। तो ये जो वस्तु है, ये आदि होने के बाद क्या हो रहा है, उस वस्तु तो वस्तु वही रहती है किंतु उसकी पर्याय बदल जाती है। बस इसीलिए कहते हैं कि अनेक पर्याय सहित वस्तु को संग्रह नहीं जो है वो ग्रहण करता है। इति वचनात् स्कंदम सर्वांश संपूर्णम तदर्ध देशम
अर्धस्यार्धम प्रदेशम अविभागीभूतम परमाणु ज्ञातव्यम। अब जो वहां पर प्राकृत में बताया था मोहम्मद साहब ने, उसी को यहाँ पर आचार्य महाराज संस्कृत में उसको कन्वर्ट करके कह रहे हैं। इस वचन के अनुसार संपूर्ण वस्तु को स्कंद, उसके आधे को देश, आधे को प्रदेश, और जो अविभागी उसे परमाणु जानना चाहिए। अब यहां से आगे संग्रह नय में साध्य साधक, ये जो संबंध बनता है संग्रह नय में साध्य और साधक, मतलब क्या है? किसे साध्य करना है और साध्य करने वाला वो साधक, इस प्रकार से ये संबंध बनता है। कैसे? पुनः कीदृक्षम, फिर वो कैसा है? कौन कैसा है? संग्रहण है कैसा है? सर्वदेशम वा, संपूर्ण देश आदि को भी ग्रहण करता है। अनुगमलिंग विशिष्टम साध्य साधका विनाभूत हेतु विशिष्टम। अब वो कह रहे हैं कि संपूर्ण देश आदि को भी ग्रहण करता है, अर्थात देश प्रदेश आदि को भी ग्रहण करता है, और वो अनुपम लिंग से युक्त, लिंग मतलब क्या है? चिन्ह, तथा साध्य और साधक के अविनाभावी संबंध वाले हेतु से युक्त होता है। कौन? संग्रहणय। मतलब संग्रहणय का कथन कैसे होगा? तो उसमें दो चीजें होगी, साध्य और साधक का जो अविनाभावी संबंध होता है। साध्य कौन करेगा? जैसे हम सबका साध्य क्या है? मोक्ष। और मोक्ष को कौन साध्य करेगा? मोक्ष मार्गी। मतलब मोक्ष और मोक्ष मार्गी ये दोनों एक दूसरे के बिना हो सकते क्या? बिना मोक्ष मार्ग पर चले कोई मोक्ष मिलता है क्या? नहीं। तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्गी को ही मोक्ष मिलता है, और जब कोई मोक्ष मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष पक्का मिलता है। और जब मोक्ष मिलता है तो संसारी को मिलेगा या मोक्ष मार्गी को मिलेगा? मोक्ष मार्गी को। मतलब मोक्ष और मोक्ष मार्गी का क्या संबंध बन गया? अविनाभावी, अर्थात एक आएगा तो उसके साथ दूसरा आएगा ही आएगा। तो इसी प्रकार का जो संबंध है वो साध्य और साधक में होता है, वो अविनाभाव संबंध होता है, और संग्रहण है उसको उस प्रकार से ग्रहण करता है। अब उसका उदाहरण देकर के समझाते हैं, दृष्टांत देकर के समझाते हैं। यथा पर्वते अग्निमत्वम साध्यते धूमवत्वादि हेतुना। वही उदाहरण जो बार बार देते हैं आचार्य महाराज। क्या है? जैसे पर्वत में अग्नि का होना धूम के होने आदि हेतु से सिद्ध किया जाता है। तो हेतु क्या है? कारण क्या है? निमित्त क्या है? धुआं दिखना। तो धुआं दिखने से आपने साध्य क्या कर दिया? वहां पर अग्नि है तो अग्नि बना साध्य और धुआं बना साधक या साधन, इस प्रकार से आप कह सकते हो। संग्रह शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है उसकी व्युत्पत्ति और अर्थ बता रहे हैं। तथा चोक्तम, कहा भी है, भेदेनैवमुपानीय स्वजातेर्विरोधतः समस्तं संग्रहम् यस्मात् स नया संग्रहो मतः। जो नए स्वजाति के विरोध को छोड़कर, स्वजाति का विरोध कौन है? स्वजाति का विरोध कौन करेगा? विजाति। स्वजाति का विरोध कौन होगा? विरोध मतलब प्रतिपक्षी। वो कौन होगा? विरोध, विजाति होगा। उसको छोड़कर विभिन्न भेदों को एकत्र करके संपूर्ण ग्रहण करता है। मतलब अगर मान लो जब संग्रह करना है तो संग्रह करते वक्त किस प्रकार से संग्रह करेगा? जो प्रतिपक्षी है उस प्रतिपक्षी को छोड़ करके, अर्थात जितने भी स्वपक्ष वाले हैं उन स्वपक्ष वालों के अनेक भेदों को एकत्र करके बताएगा। जैसे हमने उस दिन भी देखा था, एक ही थैली में क्या है? सब्जी भी है और फल भी है। तो हमने क्या कह दिया? सब्जियां, ये सब्जियां है। अब ये सब्जियां है मतलब उसमें आपने फल लिए क्या? सब्जी को बाजू करो जब कहेंगे तो उसमें आप फल डालोगे क्या? तोंडली डालोगे, लौकी डालोगे, डालोगे सब्जी में। अब कौन सी पत्ता सब्जी की चर्चा चल रही है वहां पर? पत्ता सब्जी साइड में करो तो धनिया जाएगी, मेथी जाएगी, पालक जाएगा, उसके साथ लौकी जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि वो प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्षी क्यों है? स्वपक्षी नहीं है इसलिए प्रतिपक्षी हो गई। ठीक है, तो आचार्य महाराज इस प्रकार से कहते हैं। तो संग्रह ने कैसे संग्रह करता है? प्रतिपक्ष को छोड़ करके संग्रह करता है, तभी तो कैटेगराइजेशन बन जाएगा। स्वजात्य विरोधे न
एकत्रोपानीय पर्यायान आक्रांत भेदान विशेषम कृत्वा सकलम ग्रहणम संग्रह उच्यते। स्वजातीय विरोधेन, अतः स्वजाति के परस्पर विरोध को दूर रखते हुए, स्वजाति का परस्पर विरोध दूर रखते हुए विभिन्न पर्यायों से युक्त भेदों को एक स्थान पर लाकर अर्थात एकीकरण करते हुए क्या करेगा, उनका विशेष भेद को ना करके संपूर्ण को ग्रहण करना संग्रह कहलाता है। पहले आप बता रहे कि संग्रह नहीं में संग्रह शब्द आ गया, तो संग्रह की परिभाषा कर रहे हैं, और फिर संग्रह को प्रधान करने वाला या अपना विषय करने वाला संग्रह नय कहलाएगा। जैसे पहले उन्होंने निगम की परिभाषा करी और निगम को ग्रहण करने वाला निगम नय कह दिया, वैसे ही संग्रह कह रहे। संग्रह किस चीज का होता है, स्व पक्ष वाले होते, स्व जाति वाले होते, उनका होता है, और फिर उनको अलग से एकत्रित करके उनको संपूर्ण ग्रहण किया जाता है, तब जाकर के उसे संग्रह कहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब इसका एक उदाहरण भी दे रहे हैं। संग्रह नय में जैसे छह द्रव्यों का समूह, ये कौन है, ये द्रव्य है, ये कौन है, ये द्रव्य है। अब द्रव्य है तो उसके अंदर जो समानता पाई जा रही है किसमें, वहां पर ऐसा कहा क्या कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म ये सारी बातें कही क्या, नहीं, इसको अभेद रूप से क्या कह दिया, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। किंतु द्रव्य के भी पर्याय बन सकती है, नार की जीव द्रव्य की पर्याय क्या बनेगी। अभी जैसे हम यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, हे भव्यात्माओ। तो भव्यात्मा किसको कहा, एक को कहा क्या। तो आपको जो भव्यात्मा हो ये संबोधन होता है, वो किसका संबोधन है, संग्रह नय का संबोधन है। और संग्रह नय कैसे संग्रह करता है, जैसे अब आप में जो अलग अलग विशेषता है, अलग अलग चिन्ह आपके हैं, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ये आपका लिंग चिन्ह है कि नहीं है। चश्मे वाले बिना चश्मे वाले, ये भी चिन्ह बन गया। कुर्ता पहने हुए टी शर्ट पहने वाले, ये भी अलग से हो गया। तो क्या जब हम कहते हैं भव्यात्मा हो, तो क्या उसमें ये सब चीजें आती है क्या, मतलब परस्पर विरोध को प्राप्त होने वाली चश्मे वाले और बिना चश्मे वाले परस्पर विरोध को प्राप्त हो गए कि नहीं। तो क्या हमने इसको अंदर संग्रहणय में ले लिया, नहीं लिया। तो हमने संग्रहणय में किस प्रकार से कहा, भव्य आत्मा हो, मतलब आप सभी आत्मा हो, तो आप सब में समानता क्या है, आत्मा अर्थात जो जीव द्रव्य है उसको हमने प्रदान कर दिया। तो ये संग्रहणय इस प्रकार से चलेगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सब में जो समानता का धागा है उसको लेकर के एकीकरण करते हुए उसे कहते हैं संग्रह, और संग्रह को अपना विषय बनाने वाला संग्रह नय कहलाता है। अब द्रव्य के रूप में संग्रह कैसा होता है ये बता रहे हैं। मतलब द्रव्य कहने पर क्या होता है, अपनी पर्यायों में जो निरंतर परिणमन करता है उसे द्रव्य कहते हैं। परिभाषा क्या कर दी देखो, एवं द्रव्यमित्युक्ते द्रवति गच्छति तान पर्यायान इति द्रव्यम। द्रव्य किसे कहता है, द्रव्य जो अपनी पर्यायों में निरंतर परिणमन करता है वो द्रव्य है। कर सकते कि नहीं कर सकते ऐसा, अपनी पर्यायों में निरंतर परिणमन कर रहा है कौन, द्रव्य। और जीवा जीव तद भेद प्रभेदा नाम संग्रह भवति, और ऐसा कहने पर जीव और अजीव तथा उनके भेद प्रभेदों का उसके अंतर्गत संग्रह हो जाता है। इन्होंने द्रव्य कह दिया, द्रव्य किसे कहा, जो अपने पर्यायों में परिणमन होते रहता है वो द्रव्य। और द्रव्य कहते ही कि सारे के सारे 6 द्रव्य आए कि नहीं आए, लोकाकाश में द्रव्य पाया जाता है, तो लोकाकाश में द्रव्य पाया जाता है, तो एक द्रव्य आया क्या, नहीं, उसमें 6 द्रव्य आए। 6 द्रव्य कैसे आए, अपने अपनी पर्याय अपने अपने गुण के सहित आए, आया ना। उसमें नारकी भी आए। हमने कह दिया 3 लोक में जीव कहाँ पाए जाते हैं, 3 लोक में पाए जाते हैं। तो जीव करके आपने जो संग्रह कर दिया उसमें मनुष्य भी आए, तिर्यज भी आए, नारकी भी आए, देव भी आए। तो यहाँ पर उनकी चर्चा है क्या, नहीं है। तो किसकी चर्चा है, जीव द्रव्य की चर्चा है। पर जीव द्रव्य की चर्चा अकेली उसमें होता है क्या, उसके अंतर्भूत क्या होता है, जीव जो है वो अपनी पर्यायों में परिणमन करने वाला है, पर उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होगी। अब आगे कह रहे हैं, घट का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अब जीव का उदाहरण दे दिया, अब घट का उदाहरण दे रहे हैं। एवं घट इत्युक्ते घट बुद्ध विधानाम अनुमलिंग अनुमित सकलार्थ संग्रहो भवति। घट करने पर, घट कहने पर घट की बुद्धि और उसके नाम व्यवहार के अनुपम लिंग से अनुमानित
मतलब घट कहते ही आपने घट ये नाम कह दिया, तो घट नाम से उसका जो चिन्ह है, उसका चिन्ह मतलब उसका लक्षण, उसका आकार अपने आप अपनी आंखों से सामने आ गया। घट कहते ही घट का आकार आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अच्छा, उसके साथ में उससे जो लोक व्यवहार बनता है, मतलब पानी का संचय करने के लिए घट का उपयोग होता है, ये सारी बातें उसके साथ अपने आप आ जाती है। ये मिट्टी से बनता है, ये लाल वर्ण का होता है, काले वर्ण का होता है, इतनी इतनी सारी बातें इसको कुम्हार बनाता है। आ रही कि नहीं आ रही इसके अंदर? तो इस तरीके से आचार्य महाराज कहते हैं कि घट कहते ही घट के संबंधित जो ज्ञान है और घट के संबंधित जितना लोक व्यवहार की जितनी भी चीजें हैं, वो अपने आप उसके साथ में संग्रहित हो जाती है। तो संग्रहण में सिर्फ वस्तु संग्रह होती है ऐसा नहीं है, तो उस वस्तु के साथ में उस वस्तु के जो लिंग चिन्ह विशेष जो है, वो भी सारी चीजें वहां पर उसकी संग्रहित हो जाती है। अब कहते हैं सामान्य संग्रह किस प्रकार से होगा, क्योंकि संग्रह के दो भेद हो जाते हैं। संग्रह के दो भेद हो जाते हैं, एक सामान्य संग्रह नय, दूसरा विशेष संग्रह नय। लिख लीजिए। बहुत सारी बातें अब तक हो गई, हमने कुछ भी नहीं लिखा है, याद रहेगा क्या? तो लिख लो। संग्रह नय किसे किसे ग्रहण करता है? ये लिखा है क्या हमने पहले? संग्रह नय कैसे सब, चलो लिख लो। अपनी अपनी जाति के अनुसार विविध सजातीय, विविध सजातीय पदार्थों का, विविध स्वजातीय पदार्थों का एक रूप से संग्रह करने वाले ज्ञान अथवा अभिप्राय को, ज्ञान अथवा अभिप्राय को संग्रह नय कहते हैं। इसके दो भेद लिख लेना, पहला है सामान्य संग्रह नय और दूसरा है विशेष संग्रह नय। तो पहले शुभचंद्र महाराज क्या परिभाषा करते हैं उसको समझ लेते हैं, और फिर यहाँ पर सामान्य संग्रह नय की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, अब पेन को नीचे रख देना। क्या कह रहे देखो, अभेद रूपतया वस्तु समूहम जातम संग्रह्यातिथि संग्रह सामान्य संग्रह। जो वस्तुओं के समूह को अभेद रूप से, अर्थात उसके सामान्य रूप से ग्रहण करता है, वह सामान्य संग्रह कहलाता है। लिख लो सामान्य संग्रह नय की परिभाषा। जो वस्तुओं के समूह को जो वस्तुओं के समूह को अभेद रूप से, अर्थात सामान्य रूप में ग्रहण करता है, वह सामान्य संग्रह नय कहलाता है।
अर्थ क्या हो गया? वस्तु के विशेष भेदों को छोड़ करके जो समानता को ग्रहण करता है अभेद रूप से, वो कहलाएगा सामान्य संग्रहण है। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम विरोधिनी। उदाहरण लिख लीजिए। सभी द्रव्य परस्पर अविरोधी है। सभी द्रव्य परस्पर अविरोधी है। अविरोधी का अर्थ होता है अविशेष। अब सभी अविरोधी क्यों है? जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का विरोध करता है क्या? तो ये अविरोधी हो गया। अविरोधी क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो पुद्गल द्रव्य के पास भी है। पुद्गल द्रव्य के पास वो वाली जो चीजें वहां पर है, वो धर्म अधर्म और आकाश और काल के पास भी है। मतलब सभी द्रव्यों में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कॉमन है, सामान्य है, समान है, और इसीलिए वो एक दूसरे के अविरोधी है। क्योंकि जो मेरे पास है वो अगर आपके पास भी है तो एक दूसरे के विरोध को प्राप्त होगा क्या? मेरे पास भी जल है, आपके पास भी जल है, तो जल जल का विरोधी होगा क्या? नहीं। मेरे पास जल है और आपके पास अग्नि है, तो अलग अलग हो जाएगा और वो विरोध को भी प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से आचार्य भगवान कह रहे हैं सभी द्रव्य परस्पर अविरोधी है। ये उसका उदाहरण हो गया। अविरोधी मतलब क्या है? समान है। नीचे लिख लेना भावार्थ। ये उदाहरण जो लिखा आपने, सभी द्रव्य परस्पर अविरोधी है, वहां पर नीचे उसका भावार्थ भी लिख देना। सभी द्रव्यों में अनेक भेद है। सभी द्रव्यों में अनेक भेद है, किंतु सामान्य द्रव्यपने की अपेक्षा सामान्य द्रव्यपने की अपेक्षा उनका संग्रह उनका संग्रह अवतरण चिन्ह में डालना, द्रव्य में किया जाता है। चलिए अब विशेष संग्रह को जानते हैं। विशेष संग्रहण में क्या होगा? वस्तु को भेद लक्षण के द्वारा या विशेष के द्वारा जो ग्रहण करता है वो विशेष संग्रह नहीं होगा। मतलब आपको संग्रह तो करना है, कैटेगराइजेशन तो करना है, एकत्रित तो करना है, किंतु किसके आधार पर करना है? विशेष के आधार पर करना है। ठीक है। चलिए अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं। पहले तो इसका चलिए उदाहरण लिख लेते हैं और उदाहरण का भावार्थ लिख लेते हैं तो समझ में आएगा। उदाहरण क्या दे रहे हैं? यथा सर्वे जीवा परस्परम विरोधिना। सभी जीव परस्पर अविरोधी है। सभी जीव परस्पर अविरोधी है। सभी जीव परस्पर अविरोधी है। अब नीचे इसका भावार्थ लिख लेना। तो यहां पर संग्रहण से किसका संग्रह किया जा रहा है? जीव का किया जा रहा है ना? और जीव का किया जा रहा है, किंतु क्या सभी जीव एक समान है? तो भी उनका संग्रह किया जा रहा है। तो इसलिए आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्य देव तिर्यंच नारकी आदि जीव के अनेक अनेक विशेष भेद है। लिख लो। देव नारकी आदि पर्यायों की अपेक्षा
देवनागरी आदि पर्यायों की अपेक्षा जीव के अनेक विशेष भेद है। उनको छोड़कर यहां केवल जीवत्व को ग्रहण करना विशेष संग्रह न है। बात समझ में आ गई? तो क्या दिखाई दिया? पहले वाले सामान्य में वो विस्तृत है, बहुत बड़ा व्यापक है, उसमें सभी द्रव्यों को लेकर के उसने चर्चा कर ली। और विशेष में क्या हो गया? उसने उसी को सीमित कर दिया। जो सामान्य था 6 द्रव्य थे, 6 द्रव्य में से एक द्रव्य पर आ रहे, तो उसको सीमित कर दिया। बट सीमित करके किसको ग्रहण किया? उसके अंदर की समानता को ही ग्रहण कर दिया। क्यों? बिना समानता के संग्रह नहीं होता। बिना समानता के संग्रह नहीं होता। तो चर्चा भले आप विशेष की करो, किंतु विशेष के अंदर जो सामान्य है उसी को ग्रहण करेगा, संग्रह नहीं। ये बात समझ में आ गई कि ये थोड़ी सूक्ष्म बात है? ठीक है। कुसुम दीदी मुंबई, बात समझ में आई क्या? सामान्य ने क्या ग्रहण किया और विशेष थे। अब इसके लिए ना 2 लाइनें नीचे हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं नीचे। 3 कॉलम वाला चार्ट बनाना। 3 कॉलम वाला चार्ट। उनके टाइटल क्या है? रो के पहला है प्रकार। पहला प्रकार। दूसरा किसे ग्रहण करता है। पहला है प्रकार, दूसरा है किसे ग्रहण करता है, और तीसरा है उसका उदाहरण। ये अगर एक चार्ट देखेंगे ना तो परिभाषा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं होगी। चलिए, पहला प्रकार क्या है? प्रकार के नीचे लिखना, संग्रहण का पहला प्रकार कौन सा है? सामान्य संग्रह। सामान्य संग्रह। अब उसका किसे ग्रहण करता है? अत्यंत व्यापक सामान्य को ग्रहण करता है। समानता लेनी है कि इसमें से अत्यंत व्यापक जो है, मोटा मोटी जो है, उसमें से समानता लेनी है। उदाहरण क्या होगा? सभी द्रव्य द्रव्य है। सभी द्रव्य द्रव्य है। अर्थ क्या हो गया इसका? सभी द्रव्य द्रव्य है मतलब सभी द्रव्य शब्द से क्या अर्थ ले लिया? सभी द्रव्य मतलब जितने भी द्रव्य है, 6 के 6 द्रव्य, उनमें द्रव्यपना कॉमन है। इसलिए क्या कह दिया? सभी द्रव्य द्रव्य है। तो हमने किसको ग्रहण कर दिया? सामान्य को ग्रहण किया, क्योंकि सामान्य क्या है? उन सब के अंदर का जो द्रव्यपना है वो सामान्य है, उसको ग्रहण कर लिया। किसमें से ग्रहण कर लिया? जो व्यापक है। द्रव्य कहना व्यापक है कि नहीं है? क्या जीव पुद्गल कहना व्यापक हो जाएगा? नहीं। अगर एक जीव की चर्चा करो तो सीमित हो जाएगा, 6 द्रव्य की चर्चा करो तो व्यापक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा है विशेष संग्रह नय। प्रकार के नीचे लिखना, विशेष संग्रह नय।
अपेक्षाकृत सीमित सामान्य किसे ग्रहण करता है? तो उसके सामने लिखना अपेक्षाकृत सीमित सामान्य। और उदाहरण क्या आएगा? सभी जीव जीव है। सभी जीव जीव है। समझ में आ गई बात? कोई उदाहरण कर सकते हो ऐसा? सामान्य का एक उदाहरण करो, विशेष का एक उदाहरण करो। हाँ प्रमोद जी। सामान्य में सभी मतलब सामान्य में मतलब उसमें भेद नहीं करना है, मतलब वही चीज आप मतलब उसमें तो हम लिखा सब स्वाध्यायी है, फॉर एग्जाम्पल है। हम हाँ, सभी स्वाध्यायी विद्यार्थी है। तो किसको ग्रहण किया? व्यापकता से। स्वाध्यायी मतलब व्यापक बन गए, तो उसको ग्रहण कर दिया। और उसके अंदर जो समानता है, सभी विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी पने को यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि सभी स्वाध्यायी स्वाध्यायी है। पर वो बात वही वही आ जाएगी सब जगह, इसलिए हम क्या कहेंगे? सभी स्वाध्यायी विद्यार्थी है। अब इसको सीमित करो। हेमांगी दीदी, इसको सीमित करो, विशेष संग्रह नहीं बन जाएगा। सभी स्वाध्याय में 50 स्त्री है, 30 पुरुष है। बस एक ही, सभी स्वाध्याय ऐसा ना कहते हुए सभी स्त्री स्वाध्यायी भी विद्यार्थी है। तो आपने स्त्री स्वाध्याय कहते हुए क्या कर दिया? सीमित कर दिया। सभी स्वाध्याय में से एक को साइड भी निकाला, और उसके अंदर जो कॉमन पता है। या फिर मान लो कि आप सब लोग पीली केसरी साड़ी पहन करके अगर आप स्वाध्याय में बैठते हो, तो आप क्या लिखोगे? सभी स्त्री स्वाध्यायियों ने केसरी वस्त्र पहने हैं, या सभी स्त्री स्वाध्यायी केसरी वस्त्रधारी है। तो भैया आपने जो जीव का एग्जाम्पल दिया विशेष में, तो उसमें फिर मनुष्य जीव, देव जीव, तिर्यंत जीव ऐसे भी कर सकते हैं ना, संग्रह, ऐसा विशेष करोगे संग्रह तो में। क्या होगा? आप विशेष का ग्रहण कर रही हो, उसमें सामान्य का हाँ, ग्रहण नहीं विशेष होगा। विशेष में, विशेष में। अब विशेष में भी आपको विशेष में सीमित करना है, पर्याय को ग्रहण नहीं करना है। विशेष में भी सामान्य को ही ग्रहण करना है, किंतु सीमित को करना है। इसलिए सामान्य और विशेष का अर्थ यहां पर समझना। यहां पर सामान्य विशेष का अर्थ क्या है? सामान्य मतलब व्यापक, और सामान्य संग्रह मतलब व्यापक, और विशेष संग्रह नहीं मतलब सीमित। दोनों में ग्रहण किसे करना है? समानता को ही ग्रहण करना है। क्यों? हाँ, क्योंकि तो जीव की समानता आएगी। बिना समानता के कैटेगराइजेशन बनेगा क्या? इसको एक छतरी के नीचे ला सकते हैं क्या बिना समानता के? मतलब अगर आपको नहीं तो संग्रह करना है, तो संग्रह करने के लिए आपको कॉमन चीज ढूंढनी ही होगी। उसके बिना संग्रह होगा क्या? उसमें तो जीव इसका लिया मतलब, ना, कॉमन लिया। हाँ, उसमें जीव कॉमन लिया ना, हमने जीव कॉमन लिया। और जीव मनुष्य कॉमन जीव, थोड़ी है, देव जीव। जीवत्व कॉमन है। हाँ, जीवत्व तो मनुष्य जीव, देव जीव ऐसे आएंगे मनुष्य जीव कैटेगरी अगर वाइज ऐसा तो। कैटेगराइजेशन करने जाओगे तो आप पर्याय, क्योंकि हमें ये एक ही नए नहीं है ना, और भी बहुत सारे नए हैं। तो उसे पर्यायार्थिक नए से हमको उसको दूर रखना है। ये बात को समझ लो, क्योंकि आप जब उसका एक का विचार कर रहे हो, एक का ही विचार करते हो, बट बाकी के नए भी है, उसमें वो नहीं घुसना चाहिए। तो इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है? हमको संग्रह करना है। संग्रह कैसे करेंगे? समानता से ही संग्रह होगा। मतलब बिना कॉमन चीज के कोई कैटेगराइजेशन होगा क्या? नहीं। तो कैटेगराइजेशन करना मतलब मुझे समान को ही ग्रहण करना है, किंतु कैटेगराइजेशन किसका करना है? एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, या बहुत बड़ी व्यापक चीज है उसका कैटेगराइजेशन करना है, या फिर सीमित है उसका करना है। इसलिए सामान्य और विशेष संग्रहणय में मुख्यता से क्या शब्द चलेंगे? सामान्य का शब्द क्या करेगा? व्यापक। विशेष का अर्थ क्या होगा? सीमित। इस प्रकार से उसके अर्थ होंगे। दीपा दीदी। पहला व्यापक का ये भी हो सकता है क्या? सभी सिद्ध भगवान पहला अष्ट मतलब कौन सा?
सामान्य संग्रह का अच्छा हाँ, क्योंकि आपके यहाँ पर पहले सामान्य लिखा है, मेरे यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। तो पहला मतलब कौन है? सामान्य संग्रह ने, सामान्य संग्रह सभी का उदाहरण। सभी सिद्ध भगवान अष्टगुणों से सहित है। बहुत बढ़िया। और तो उसका सभी सिद्ध विशेष कहते हुए सभी सिद्ध में आपको व्यापकता आ गई, सभी और सिद्धों में विशेष में व्यापकता आ गई। और फिर उनके अंदर का जो कॉमन पना क्या है? अष्टगुण, ये उनके कॉमन है। चलिए और और विशेष विशेष में अ, सिद्ध खड़गासन से गए हैं, सिद्ध हुए हैं। खड़गासन वाले सिद्ध की चर्चा अगर आपको करनी है तो सिद्ध कहते ही व्यापक ही हो जाएगा। व्यापक से आपको सीमित वाला लेना है, सीमित वाला ले नहीं, लो कोई तो। सीमित बोले तो भेद करना है ना, उसमें से विशेष निकालना। सीमित में से विशेष नहीं, सीमित में से कॉमन को निकालना है। मतलब छोटा समूह लेना है। अब सिद्धों की चर्चा करी तो सामान्य में आ गई। सिद्धों की चर्चा पर आपको कोई ऐसा ग्रुप देखना है जो छोटा ग्रुप है। अब छोटा ग्रुप किसका बनेगा? सिद्धों के ग्रुप से भी छोटा ग्रुप किसका बनेगा? केवली भगवान का ग्रुप बनेगा। हम्म, आप केवलियों में करो। 13वें गुणस्थानवर्ती केवली केवल ज्ञान से सहित है। सहित है, केवल ज्ञान सहित है। अब चर्चा हमने किसकी करी? 13वें गुणस्थानवर्ती की। अब सिद्धों की चर्चा करते हो तो अनंत अनंत मिलते हैं, केवली की करो तो संख्यात मिलते हैं, तो छोटा हो गया, सीमित हो गया। किंतु चर्चा किसकी करी? केवल अध्ययन की, जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर सामान्य और विशेष शब्द से हमें वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। हम यही से कह रहे, सामान्य का अर्थ यहां पर संग्रहण में क्या होगा? सामान्य का अर्थ होता है व्यापक, विशेष का अर्थ होता है सीमित। और ये दोनों एक दूसरे की तुलना में चलेंगे, क्योंकि व्यापक किसे कहते हो? जो सीमित नहीं है वो व्यापक। और व्यापक किसे कहते हो? सीमित किसे कहते हैं? जो व्यापक नहीं वो सीमित। तो इसलिए व्यापक सीमित हमेशा तुलना में चलेंगे। विशेष संग्रह की जरा क्या बोले, अपेक्षाकृत क्या कहे आप? अपेक्षाकृत सीमित सामान्य किसे ग्रहण करता है? तो अपेक्षाकृत सीमित सामान्य को। सीमित मतलब छोटा। ठीक है, सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टियों को होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टियों को होता है। अब ये कौन सा संग्रहण है? विशेष संग्रहण। विशेष कैसे कह सकते हो? अब इसके साथ में विशेष तब लगेगा, सामान्य तब लगेगा जब उसके तुलना में मैं दूसरा वाक्य दे दूं। हाँ, नहीं, सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञान सब में सभी मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी ही होते हैं, श्रुत ज्ञानी भी होते हैं, ये दूसरा वाक्य है। पहला वाक्य क्या कह दिया? सभी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी होते हैं, या सभी सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हैं। तो मैंने सम्यक ज्ञान की चर्चा व्यापक में करी। सम्यक ज्ञान का कोई भेद लिया क्या मैंने? तो मैंने व्यापक सम्यक ज्ञान की चर्चा करी, सारे में कॉमन क्या है? सम्यक दृष्टि है। अब मैंने सीमित वाला ज्ञान लिया, कौन सा? मति ज्ञान ले लिया। तो सभी मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी भी होते हैं, उनकी समानता ले ली। तो यहां पर मति ज्ञानी सभी सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा से विशेष बनेंगे, और सभी सम्यक ज्ञानी मति ज्ञानी की अपेक्षा से सामान्य बनेंगे। मतलब क्या है? एक व्यापक है, एक सीमित है। इस तरीके से एक दूसरे की तुलना में चलेंगे। अब बताओ और कोई इसी प्रकार से सामान्य और विशेष, मतलब व्यापक और सीमित। अरविंद जी, इसीलिए जहां पर सामान्य और विशेष लिखा है वहां पर उसके बीच में लिख देना, सामान्य को ब्रैकेट में व्यापक लिखना, विशेष को सीमित लिखना। हाँ, कौन बता रहे थे? अरविंद जी बोलिए, अनम्यूट करो। वंदना भैया जी, ये जो सामान्य है, इसमें ऐसा कह सकते हैं कि भाई चक्रवर्ती राजा 32,000 राजाओं के विजेता होते हैं। चक्रवर्ती 32,000 राजाओं मतलब रजवाड़े के विजेता होते सभी हैं या राजा। चक्रवर्ती लगा देना, या है सभी जी। चक्रवर्ती हाँ शतखंड तभी। पृथ्वी को जीतते हैं, हाँ या बराबर। सभी चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती है। ओके। तो सभी चक्रवर्ती कहने से व्यापक हो गया, और 96,000 रानियां कहो या शतखंड पृथ्वी कहो, सभी चक्रवर्ती को कॉमन है। बराबर बराबर। ठीक है, अब इसको सीमित करो। ओके। इसमें दूसरा विशेष में मैं ऐसा बोल रहा था कि जो जीवों में मतलब चारों गति के जीव आ जाते हैं,
सभी देखो, आपको सीमित किसकी तुलना में होगा? व्यापक की तुलना में सीमित होगा। ओके ओके तो अभी जो आपने व्यापक बनाया, पहले छोटा 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 बनाओ। पहले व्यापक की तुलना में व्यापक किसमें लिया आपने? 12 चक्रवर्ती को लिया। अब इसमें किसको लेंगे? 2 चक्रवर्ती सिद्धवरकूट से मोक्ष गए। ओके 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 तो हमने चक्रवर्ती की चर्चा करी, पहले 12 की करी, अब 2 की करी। तो 2 की तो हमने सीमित कर दिए, और उनमें कॉमन क्या है? वो दोनों भी सिद्धवरकूट से ही मोक्ष गए हैं, ये उनकी कॉमनता है। तो सामान्य बन गया उसके लिए। बराबर। व्यापक जब लोगे तो व्यापक की अपेक्षा से सीमित सोचो, तब सभी लेना है और इसमें मतलब पार्शियल लेना है, मतलब विशेष में। उससे कम कर देना, सीमित कर देना उसको। हाँ, सुनीता उकल कर दीदी। वंदना भैया जी, सामान्य में मैंने लिया है महास्कंद में सभी 3 लोक के स्कंद अंतर्भूत है। महास्कंद में तीनों लोकों के स्कंद, ये तीनों लोकों की अंतर्भूत उद्गल वर्गना अंतर्भूत आती है। है, अंतर्भूत है, ठीक है। और विशेष में स्कंद संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी है। चलेगा, ऐसा भी कह सकते हो, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि स्कंद संख्यात प्रदेशी होता है। ऐसे भी आप कह सकते हो। तो स्कंद जो है ये आपने सीमित कर दिया, और उस सभी स्कंद जो होते हैं, सभी स्कंद लगा देंगे। सभी स्कंद जो है उस सभी स्कंद की जगह पर स्कंद संख्यात प्रदेशी होते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। या सभी स्कंद अविभागी परमाणुओं से बनते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते स्पर्श हैं। रस गंध वर्ण वाले होते हैं, ये भी आप कह सकते हो। वर्ण चतुष्क वाले होते हैं, ये भी कह सकते हैं। अंजलि जी, नागपुर। वंदना भैया, सामान्य की अपेक्षा और विशेष की अपेक्षा में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने एक उदाहरण ऐसे लिया कि त्रसनाड़ी में सभी जीव पाए जाते हैं, लेकिन लोकाकाश में त्रसनाड़ी के बाहर सिर्फ एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। तो इसमें सामान्य देखो, आपको और सबसे पहले करना क्या है? आपको व्यापकता से कॉमन चीज बतानी है। तो व्यापकता त्रसनाड़ी में त्रसनाड़ी में जीव है। पाए जाते हैं। हाँ, सभी प्रकार त्रसनाड़ी के, में जीव पाए जाते हैं। कौन से जीव पाए जाते हैं? सभी प्रकार के एकेंद्रीय और नील। त्रस, ठीक है, एकेंद्रीय इसका और मतलब त्रस त्रसनाली में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पाए तो जाते सभी हैं। प्रकार के जीव या त्रसनाली में जीव पाए जाते हैं, तो त्रसनाली आपने व्यापक बना ली। और सभी जीव जो है, या जीव कहने से जीव का जो जीवत्व, जितने भी कॉमन जीवत्व बनता है, वो आपने ले लिया। ठीक है, अब इसको हाँ, सीमित हाँ। करो। त्रसनाड़ी के बाहर सिर्फ एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। नहीं, ये सीमित नहीं हुआ। उसकी जगह पर आप ऐसा कहो कि अढ़ाई द्वीप में मनुष्य पाए जाते हैं। अच्छा, म्हणजे अब लोकाकाश मग घेऊ नाही शकत आपण। त्रसनाड़ी अगर आप व्यापक कहोगे, तो बचा हुआ हाँ, भाग जो व्यापक नहीं, सीमित तो कैसे होगा? तो उससे मनुष्य उससे से छोटी वाली चीज बतानी है, तो हम क्या कहेंगे? अढ़ाई द्वीप में मनुष्य पाए जाते हैं। तो मनुष्यपना सभी जीवों में कॉमन है। आणि दुसरं एक उदाहरण की लोकाकाश मध्ये क्षयद्रव्य पाए जाते हैं, परंतु आलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य आकाश पाए द्रव्य पाया जाते हैं। जाता है। तो अब ये आलोकाकाश ये लोकाकाश की अपेक्षा से सीमित हो गया। व्यापक। अच्छा, पर आकाश द्रव्य में कॉमनता क्या लाओगे? सामान्य को भी तो ग्रहण वही करना है ना हाँ, उसको। हाँ, ते थोडं इसीलिए, कन्फ्युज झालं होतं मला। हाँ, मतलब हाँ, इसलिए ये अभी जो चार्ट दिया ना, चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। किसे ग्रहण करता है? प्रत्येक नए दोनों को करता है। एक व्यापक किंतु समान को, दूसरा समान। सीमित किंतु समान को। तो उदाहरण में व्यापक या सीमित आना चाहिए, उसके साथ समानता भी दिखनी चाहिए। ये अगर हाँ, आप लगाओगे तो बिल्कुल बन जाएगा। मनीषा दीदी बताइए एक right. अंतिम उदाहरण। स्कूल के बच्चों को देखकर ये रायन स्कूल के बच्चे हैं। फिर उनका एक क्लास सभी स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म देख करके पता चलता है कि ये फला फला स्कूल रायन के स्कूल बच्चे के हैं, बच्चे। रायन स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, अभी दूसरा। उनका 8th स्टैंडर्ड के बच्चे 8th स्टैंडर्ड का देख के बोल सकते हैं कि ये 8वीं कक्षा के बच्चे हैं। तो 8वीं कक्षा में 30 बच्चे हैं, हाँ, या 30 विद्यार्थी है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 8वीं कक्षा सीमित कर ली, और विद्यार्थी कहने से उनका विद्यार्थीपना कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया। इस प्रकार से इसको करते रहना। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हैं। अब इसके आगे
मतलब क्या हो गया कि इसका सार ये निकला कि संग्रह ने भेदों को गौण करता है, क्योंकि आप सामान्य को ग्रहण करने वाले हो। सामान्य को ग्रहण किया मतलब किसको गौण कर दिया आपने? विशेष को गौण कर दिया। और सामान्य अभेद होता है, विशेष भेद रूप होता है। अब लिख लीजिए नीचे और एक वाक्य लिख लीजिए। अतः संग्रह ने भेदों को, अर्थात ब्रैकेट में लिखना विशेष को, गौण करके भेदों को अर्थात विशेष को गौण करके अभेद अर्थात सामान्य को प्रदान करता है। अभेद अर्थात सामान्य को प्रदान करता है। और सामान्य का अर्थ क्या होता है? सामान्य, समानता, कॉमन, ऐसा लिख देना। समानता में समानता से सामान्य। देखो अभी यहां पर क्या हो गया? भेद को गौण करके अभेद को प्रदान किया। अभेद मतलब सामान्य को प्रदान किया। तो अगला आने वाला जो नय है वो किसको करेगा? आचार्य महाराज कहते हैं अब अगला वाला जो है वो विशेष को प्रदान करेगा। विशेष मतलब कौन है? भेद प्रभेद को, भेद करना प्रभेद करना, इनको विशेष करेगा। इसको विशेष कह दिया, उसको प्रदान करेगा और सामान्य को गौण करेगा। ऐसा कौन सा है? व्यवहार नय। व्यवहार नय के बारे में लिखिए। वस्तु के विशेष को वस्तु के विशेष को ब्रैकेट पे लिखना भेद प्रभेद को प्रदान करके अभेद अर्थात सामान्य को गौण करता है। अभेद अर्थात सामान्य को ग्रहण करता है, सामान्य को गौण करता है। वह व्यवहार नय है। अब इसी को आचार्य महाराज 273 नंबर की गाथा में बताते हैं। तो 273 नंबर की गाथा को निकालिए। क्या कहते हैं अरविंद जी? आप कुछ कह रहे हैं? हैंड रेज बोलिए। हाँ वरना भैया जी, इसमें लास्ट में लिखा है एक सामान्य संग्रह जैसे सत अथवा द्रव्य और एक विशेष संग्रह जैसे जीव या अजीव। तो सत में अस्तित्व को लेना है अपन को। सत का वो अर्थ कैसे? अस्तित्व होता है। मतलब सामान्य में मतलब सत कैसे समझेंगे? मतलब अस्तित्व में मतलब वो क्योंकि कैसे example सभी समझेंगे? द्रव्य जो है वो अस्तित्व सतरूप है, तो ये उनका कॉमन हो गया, सामान्यपना हो गया। और इसमें अगर विशेष में करेंगे तो क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। तो सभी बराबर, द्रव्यों में कॉमन क्या पाया जाएगा? सत पाया जाएगा। ठीक है ठीक है। तो विशेष में इसको नहीं, विशेष हाँ, में तो इसको आप नहीं करेंगे। द्रव्य में सत पाया जाता है, सभी द्रव्यों में सत पाया जाता है, ये सामान्य संग्रह नहीं हो गया। और विशेष हाँ संग्रह में क्या होगा? इसको सीमित कर दो। जीव द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य युक्त सत लक्षण पाया जाता है। तो आपने द्रव्य को क्या कर लिया? सीमित कर दिया। पहले सभी द्रव्य में कह दिया, अब जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं और उसके कॉमन चीजों को, मतलब बात वही कह रहे हो आगे। द्रव्यपना मतलब जो है वही हाँ, बताएं, ठीक है ना? सत द्रव्यपना अकेला नहीं आएगा, उत्पाद वे द्रव्यपना तीनों आएंगे तब ओके, सत होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब 273 नंबर गाथा।
जो संगहेन गहिदम विशेष रहिदम पिभेद दे सददम परमाणुपज्जतम व्यवहारण वो हवे सोहु। जो संगहेन गहिदम, जिसने अर्थात जिस नय ने संगहेन संग्रहण से ग्रहण किया है, मतलब पहले वस्तु को कैसे ग्रहण किया है, संग्रहण से ग्रहण किया। मतलब संग्रहण से मतलब किससे कैसे ग्रहण करता है, सामान्य से जिसने ग्रहण किया है उसे क्या करता है, कैसे संगहेन गहिदम, संगहेन कैसे ग्रहित किया है, संग्रह से कैसे ग्रहित किया, ग्रहण किया है, विशेष रहिदम पी गहिदम, अर्थात विशेष रहित वस्तु को ग्रहण किया था, अर्थात सामान्य रूप वस्तु को ग्रहण किया था। विशेष रहित से किया था मतलब सामान्य से किया था। उसको परमाणु पर्यंतम, अर्थात परमाणु पर्यंत, सददम निरंतर, भेद दे भेदता है, अर्थात भेद रूप देखता है, सोहु व्यवहार न वो हवे, वो व्यवहार न है। अर्थ ये हो गया कि संग्रह न सबको विशेष रहित से अर्थात सामान्य से ग्रहण करता है, और जो सामान्य का ग्रहण किया है उसको विशेष रूप से अर्थात भेद रूप से कथन करने वाला व्यवहार न होता है। चलिए अब इसकी संस्कृत छाया देखते हैं 273 की। यत् संग्रहेण ग्रहीतम विशेष रहितम अपि भेदयति सततम परमाणु पर्यंतम व्यवहार नया भवेत सकलु। और ये भेद कहां तक बनते हैं, जब तक परमाणु नहीं आएगा तब तक की सारी पर्याय बन जाएगी, अर्थात ये भेद बनते जाएंगे। अपि पुनः स व्यवहार नयो भवति, इसके बाद व्यवहार नहीं होता है, होता है ना मतलब उसकी चर्चा होगी। स कह, वो व्यवहार ने कैसा है, क्या है, यत् संग्रह नयेन ग्रहीतम वस्तु विशेष सहितम अपि निर्विशेषम, अर्थात निरपेक्षम, अर्थात सामान्यम, महास्कंद वर्गणात परमाणु पर्यंतम, परमाणु वर्गना पर्यंतम अवसानम, सततम अर्थात निरंतरम, भेदेन अर्थात भेदयति, भिन्नम भिन्नम गृह्याति इत्यर्थः। एक एक शब्द कर लो, बड़ा सुंदर संस्कृत है। कहते हैं यत् संग्रह नयेन ग्रहीतम, संग्रह नय के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है वो कैसी है, विशेष सहितम, वो विशेष से युक्त होते हुए भी। तो संग्रह नय ने जो ग्रहण की थी क्या उसके भेद नहीं होते थे, भेद हो सकते थे, किंतु हमने भेद को ग्रहण नहीं किया था। तो वह विशेष से युक्त होते हुए भी संग्रह नय में क्या किया था, सामान्य और विशेष रहित रूप में ग्रहण किया था। अब व्यवहार नय उसी वस्तु को महास्कंद वर्गणात, अर्थात महास्कंद वर्गणा से लेकर परमाणु पर्यंत, परमाणु वर्गणा तक निरंतर क्रमशः भेद करता हुआ अलग अलग रूप में ग्रहण करता है, अर्थात भेद रूप ग्रहण करता है। तो बात वही है कि व्यवहार नय क्या है, किसे ग्रहण करता है, तो संग्रह नय से जिसने विशेष रहित सामान्य को ग्रहण किया था, उस विशेष रहित सामान्य को अब भेद प्रभेद रूप से अर्थात विशेष रूप से ग्रहण करता है। अब उदाहरण के लिए उन्होंने कह दिया कि पहले आपने तो द्रव्य कह दिया, तो द्रव्य के भेद हो जाएंगे, जीव पुद्गल आदि, फिर उसमें से जीव को ले लो, फिर जीव के भेद कर लो, संसारी और मुक्त, फिर संसारी के भेद कर लो, देव मनुष्य तिर्यंच नारकी आदि 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 आदि। उसके आगे भेद कर लो, देव के भेद क्या करेंगे, चतुर्निकाय देव करेंगे, फिर चतुर्निकाय देव में से एक को ले लो, भवनवासी, भवनवासी में क्या करोगे, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि को ले लो, सम्यक दृष्टि में देव और देवी, इस प्रकार से आप कर सकते हो। या फिर पहले ही भवन अंतरिक के भवनवासी के देव देवी ऐसे भेद करके फिर उसमें से देव भेद ले लो या देवी भेद ले लो, फिर वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के भेद हो जाएंगे। तो ऐसे भेद के प्रभेद 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 करते जाना। ये अब जितने भी प्रभेद किए हमने उन सब में जीवत्व है कि नहीं है, बट क्या अभी हमने यहाँ पर जीवत्व की चर्चा करी, नहीं, यहाँ पर हमने किसकी चर्चा करी, भेद प्रभेद की चर्चा करी, विशेष की चर्चा करी। आचार्य महाराज कहते हैं ये व्यवहार नय का लक्षण है।
अब आगे कह रहे हैं तथा ही संग्रहेण ग्रहीतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहीयतेनेन व्यवहारः क्रियते व्यवहरणम वा व्यवहारा। जैसे नैगम नय में निगम की परिभाषा ले ली, संग्रह नय में संग्रह की परिभाषा करी, अब व्यवहार नय में व्यवहार की परिभाषा कर रहे हैं। वो कहते हैं संग्रहेण ग्रहीतस्यार्थस्य, अर्थात संग्रह नय के द्वारा जो ग्रहण किया हुआ अर्थ है उसका भेदतया, उसका भेद करके जिसके द्वारा वस्तु का व्यवहार किया जाता है अथवा भेद पूर्वक व्यवहार किया जाता है उसे व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार किसे कहते हैं? भेद को करना ही व्यवहार कहलाता है। भेद को करना व्यवहार कहलाता है। व्यवहार शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर व्यवहार नहीं में व्यवहार शब्द का अर्थ क्या है? भेद रूप ग्रहण करना, यही व्यवहार है। और भेद कैसे किए जाएंगे? समान चीज को देखेंगे तो भेद दिखेंगे, या विशेष को देखेंगे तब जाकर के आपको, विशेष को देखेंगे तब जाकर के हम भेद कर पाएंगे। पृथक भेद करना मतलब पृथक करना, तो पृथक करने के लिए हर एक की अपनी अपनी विशेषता होगी, तभी तो एक से दूसरा पृथक होगा। स्वाध्याय कह दिए, स्वाध्याय में पुरुष और स्त्री दोनों अलग हुए कि नहीं? पृथक हो गए। तो इसी प्रकार से इसको लगा देना। तो व्यवहार का अर्थ क्या है? व्यवहार की परिभाषा लिख दो। सामान्य रूप से ग्रहण की गई वस्तु को सामान्य रूप से अर्थात समानता से ग्रहण, सामान्य की अपेक्षा, समानता की अपेक्षा ग्रहण की गई वस्तु को उसके भेदों के अनुसार, उसके भेदों के अनुसार पृथक पृथक करके जानना व्यवहार कहलाता है। तो संग्रह नय में समानता से जानते हैं, व्यवहार नय में विशेषता से अर्थात भेद प्रभेद करके जानते हैं। अब और एक लिंक बता रहे हैं कि व्यवहार नय किसे जानता है? तो जिसे संग्रह नय से जाना था उसी को व्यवहार नय से जानते हैं। तो संबंध है, संग्रह नय से जो जाना है उसी को व्यवहार से जानते हैं। इसलिए कहते हैं संग्रह नय विषयीकृतानाम संग्रह नय गृहीतानाम पदार्थानाम अर्थात वस्तूनाम विधि पूर्वकम अवहरणम भेदेन प्ररूपणम व्यवहारः। संग्रह नय के विषय बने हुए, विषयीकृतानाम संग्रह नय का विषय बने हुए अर्थात संग्रह नय के द्वारा जिसको ग्रहण किया गया है ऐसे पदार्थ का विधि पूर्वक भेद करके, विधि पूर्वक मतलब विधि पूर्वक भेद करेंगे तो कैसे करेंगे विधि पूर्वक अरविंद जी? मतलब जिस सीक्वेंस से लिया था इस सीक्वेंस मतलब बड़े बहुत स्कंद बढ़िया। छोटे विधि पूर्वक स्कंद। मतलब जिस विधि से उसको किया था उसी विधि से यहाँ पर भी लेना है, उसी प्रकार से लेना है। विधि पूर्वक भेद करके निरूपण करना व्यवहार नय कहलाता है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि व्यवहार नय की प्रवृत्ति जो है, वो जो अभिप्राय है उसका आधार क्या है, वो कौन से बेस पर है? कोसो विधि, आपने विधि की चर्चा करी, विधि पूर्वक भेद करने के लिए कह दिया। कोसो विधि, किस प्रकार की विधि, वो विधि क्या है? तब आचार्य महाराज कहते हैं संग्रह नयेन गृहीतोऽर्थः स विधि कथ्यते। संग्रह नय के द्वारा किया गया अर्थ ही उस विधि का आधार कहा जाता है। मतलब किस विधि से, जिस विधि से, जिस प्रकार से, जिस तरीके से, जिस पद्धति से आपने संग्रह नय में उसको ग्रहण किया था उसी तरीके से, उसी पद्धति से व्यवहार नय में भी ग्रहण करना। जैसे अरविंद जी ने कह दिया क्रमशः ग्रहण किया था तो क्रमशः ही ग्रहण यहां पर भी करना है। ये बातें समझ में आ रही है क्या? बहुत छोटी 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 चीजों को लेकर के जा रहे हैं ताकि उस नय के बारे में पता चले। संग्रह पूर्वेण इव व्यवहार प्रवर्तते। व्यवहार नय का प्रवर्तन संग्रह नय के पूर्ववर्ती होने पर ही होता है। मतलब
व्यवहारने का प्रवर्तन होता है, मतलब क्या है, व्यवहारने की कार्य सिद्धि होती है। व्यवहारने की कार्य सिद्धि कब होती है? जब संग्रह नय के पूर्ववर्ती होने पर ही होता है, अर्थात व्यवहारने के कथन के लिए पहले संग्रह नय का कथन होना आवश्यक है। लिख दो। व्यवहारने के कथन के पूर्व संग्रह नय का कथन संग्रह नय का कथन इनटू ब्रैकेट अभिप्राय होता है। अर्थात अर्थात वस्तु को पहले संग्रह नय ग्रहण करता है और पश्चात व्यवहार नय, और पश्चात व्यवहार नय। अरविंद जी अब एक उदाहरण देके समझाएंगे, बोलिए। तो ये संग्रह नय वैसे तो द्रव्यार्थिक नय है, बराबर। तो जो ये व्यवहार की बात करें वो संग्रह के साथ ही है, तो द्रव्यार्थिक ये में आएगा द्रव्यार्थ क्या की ही फिर? है, बिल्कुल सही। व्यवहार व्यवहार भी ओके द्रव्यार्थ की ही है। मतलब क्या ओके हो ओके। गया, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय तीनों भी द्रव्यार्थ के ही है। चलिए अब वो आगे कह रहे हैं, तथा ही सर्वसंग्रहेण यद वस्तु संग्रहितम, सर्वसंग्रह नय से जो वस्तु ग्रहण की गई है, मतलब संग्रह नय से जो वस्तु को ग्रहण किया है, तद वस्तु विशेषण नापेक्षते, उसमें कोई विशेष भेद अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि आपने संग्रह नय से किया है तो विशेष भेद के बाद या भेद प्रभेद के बाद चर्चा ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं है। तेन कारणेन, इसलिए तद वस्तु, वह वस्तु व्यवहाराय समर्थन न भवति, व्यवहार करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अर्थात अगर आप संग्रह नय से, अगर सिर्फ आपको ग्रहण करना है या किसी चीज को आप सिर्फ संग्रह नय से ग्रहण करते हो तो उसमें व्यवहार नहीं बनता। व्यवहार नहीं बनता मतलब क्या नहीं बनता? उसका भेद नहीं बनता। क्यों? संग्रह नय में अकेले आप अभेद का ही वर्णन करोगे, सामान्य का वर्णन करोगे, और सिर्फ सामान्य का वर्णन करके लोक व्यवहार नहीं चलता। इसलिए उसको व्यवहार की आवश्यकता है, भेद की आवश्यकता है। सभी जीव ज्ञानी होते हैं, इतना मात्र कहने से बात चल जाएगी। सभी जीव ज्ञानी होते हैं, तो हमने सभी जीव में ले लिया, और ज्ञानी पना उसके कॉमन है। इतना कहने से भाई कौन कौन से ज्ञानी होते हैं, कौन कौन से ज्ञान, फिर सभी जीव को भी भेद कर लो। मनुष्य ज्ञानी होता है क्या? तिर्यंज ज्ञानी होता है क्या? नारकी भी ज्ञानी होता है क्या? और ज्ञानी होता है तो कौन सा ज्ञानी होता है? तो ये सारी चर्चा किसमें आएगी? व्यवहार नय में आएगी। ठीक है, चलिए। तो अकेला संग्रह नय कोई उपयोग का है क्या? नहीं, व्यवहार नय तो चाहिए चाहिए। दीपा दीदी बोलिए। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे है, वैसा है क्या? थोड़ा संबंध मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय श्रुतम को श्रुतम मतिपूर्वकम, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। व्यवहार नय के लिए व्यवहार नय संग्रह पूर्वकम, ऐसा आप सूत्र कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग कोई ग्रंथ लिख रहे हो तो ऐसा सूत्र लिख दो, व्यवहारम संग्रह पूर्वकम। चलो अब वो कह रहे हैं आगे, ये वाक्य लिख लिया क्या आपने अपने नोट्स में? ये नोट्स में लिखना जरूरी है। संग्रह नय से जो वस्तु ग्रहण होती है, संग्रह नय से जो वस्तु ग्रहण होती है उसमें कोई विशेष भेद, उसमें कोई विशेष भेद विवक्षित नहीं होता।
इसलिए वह वस्तु इसलिए वह वस्तु व्यवहार करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट या योग्य। ब्रैकेट में लिखना, पर्याप्त मतलब सफिशिएंट या योग्य या पात्र। ये क्यों लिखा है? क्योंकि कभी 6 महीने के बाद पढ़ते हो पर्याप्त। अच्छा, पर्याप्त अपर्याप्त की परिभाषा यहाँ पर क्यों आ गई? निरुक्त पर्याप्त लेना कि लब्ध पर्याप्त लेना है? ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख लो। ठीक है ना? चलो, क्योंकि शब्द उतने ही हैं, अर्थ बहुत है। अगर इतना ही कह दिया जाए, वस्तु सतरूप होती है। वस्तु या द्रव्य सतरूप होता है। अब कौन सा द्रव्य? जीव की बात कर रहे हो कि अजीव की बात कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं क्या धर्म? ये कुछ क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी मतलब लोक व्यवहार नहीं हो सकता। चलिए, इति कारणात व्यवहार नया समाश्रियते। इसी कारण व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। कौन से कारण? कौन से कारण व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है? संग्रह नय से समानता को सिर्फ अभेद को ही ग्रहण करने की वजह से लोक व्यवहार नहीं होता, इसीलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। व्यवहार नय उपयोगी होता है। सत से अब क्या कहते? यत, वही उदाहरण दे रहे जब जिसके हम चर्चा कर रहे थे। यह यत सत वर्तते तत्किम द्रव्यम गुणो वा यद द्रव्यम तज्जीवो जीवो वा इति समव्यवहारो न कर्तुम शक्य। अर्थात जो सत्य है वह द्रव्य है या गुण है, जो द्रव्य है वो जीव है या अजीव है। इस प्रकार का निश्चित व्यवहार केवल सत कहने से नहीं होगा। केवल सत कहने से ये वाला व्यवहार नहीं होगा। अब आगे कह रहे हैं, जीव द्रव्यम इत्युक्ते अजीव द्रव्यमिति चोक्ते व्यवहारे आश्रिते अपि द्वै द्रव्ये संग्रह ग्रहीते समव्यवहाराय न समर्थे भवतः। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य कहने पर भी अब आपने क्या कर दिया? आप कहोगे कि भैया ठीक है, सामान्य संग्रहणय को नहीं लेते, विशेष संग्रहणय को लेते हैं। तो विशेष संग्रहणय में हमने क्या किया था? उसको सीमित किया था। और जब सीमित किया था तो पहले वाले का भेद लिया था, पहले वाले को कम करके लिया था, तो कुछ न उससे तो काम बन जाता। तो जीव द्रव्य कह दिया, पहले द्रव्य कह दिया था सामान्य संग्रहणय में, और विशेष संग्रहणय में हमने क्या कह दिया? जीव को ले लिया। पर अकेला जीव कहने से या अकेला अजीव द्रव्य कहने पर भी व्यवहारे आश्रित थे, व्यवहार की दृष्टि से अभी दोनों भी क्या है? पर्याप्त विशिष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये भी संग्रह के द्वारा कहे गए सामान्य को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है? तो इसलिए ना सामान्य संग्रह से ना विशेष संग्रह से हमारा काम नहीं बनेगा। तदर्थ देवनारक आदि व्यवहार आश्रियते, इसीलिए देवनारकी आदि के भेदों का व्यवहार किया जाता है। अब नीचे वहां पर आप एक उदाहरण लिख लीजिए। सिर्फ जीव द्रव्य या अजीव द्रव्य कहने पर सिर्फ जीव द्रव्य या अजीव द्रव्य कहने पर उसके कौन से पर्याय की चर्चा है या उसके कौन से पर्याय का अभिप्राय है, यह पता नहीं लगता। इसलिए व्यवहार नय से उसके देवनारकी आदि भेद किए जाते हैं। घटादिश्च व्यवहारेण आश्रियते, इसीलिए घट आदि का व्यवहार चलता है या व्यवहार का आश्रय लेता है। अगर आप क्या कहेंगे, पानी किसमें संग्रहित करना है, पानी किसमें भरना है, ऐसा बहू ने पूछा,
बहू ने सासू माँ को, अब नहीं नहीं आई है बहू, उसने सासू माँ को पूछा पानी किस में भरना है, सासू माँ ने बोल दिया पुद्गल में भर ले। क्या बोल दिया? पुद्गल में भर ले। संग्रहणय से बता दिया, संग्रहणय में क्या आ गया, समानता आ गई। तो बर्तन कहो तो भी पुद्गल है, घट कहो तो भी पुद्गल है। तो बहू क्या बोलेगी, सासू माँ जी आपने संग्रह नहीं बता दिया, अब व्यवहार नहीं भी बता दो ताकि मैं सचमुच भर लूं। समझ में आ रही है बात है, क्लियर हो रहा है? तो व्यवहार नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है, अकेले संग्रहणय से काम नहीं होगा, किंतु व्यवहार, तो फिर आप कहोगे कि फिर संग्रहणय का क्या फायदा हुआ? संग्रहण का फायदा क्या हुआ? किंतु व्यवहार नहीं तो उसका बनेगा जिसका संग्रह किया है ना? तो मूल में ही नहीं है तो आगे क्या किसका भेद करोगे? भेद तो उसका होगा जिसका अभेद किया गया है, उसका भेद होगा। तो इसलिए संग्रह नय भी महत्वपूर्ण है और व्यवहार नय भी महत्वपूर्ण है। व्यवहार का काम बिना संग्रह के नहीं चलेगा। चलिए, दीपा दीदी का अभी यहाँ पर अभी अभी बात चल रही है, घट की बात चल रही है कि पुद्गल की बात चल रही है, उतना नहीं पता चला, बट कुछ बात तो चल रही है। ठीक है, चलिए अब आगे कहते कि व्यवहार नय कहाँ तक चलता है, कहाँ तक ये आगे जाएगा। एवं व्यवहार नयः तावत् पर्यंत प्रवर्तते यावत् पुनर्विभागो ना भवति। मतलब व्यवहार नहीं इतना तक जाकर के कथन करता है अब आगे भेद नहीं होंगे, अंतिम भेद तक व्यवहार नय का आश्रय लिया जा सकता है, अंतिम भेद तक, ये आचार्य महाराज कहते हैं। तो इसको भी लिख दो, वस्तु के अंतिम भेद तक व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। उसका एक सुंदर उदाहरण लिख लो। उदाहरणार्थ सत, पहले क्या लिखना, सत, सत में तो हलंत वाला लिखो, सत, उदाहरणार्थ सत। अब सत के आगे एक बाण बना लो, बाण बनाते हैं ना, एरो, एरो बनाओ। तो सत का आगे भेद क्या होगा, सत का भेद होता है द्रव्य। कैसे हुआ? क्योंकि सभी द्रव्यों में सत होता है कि नहीं, तो समानता से सामान्य से सद ग्रहण किया था, तो समानता के सामान्य से ग्रहण कर लिया, उसका भेद क्या कर लिया, द्रव्य। अब द्रव्य का भेद, द्रव्य के आगे एरो, एक एक के आगे एरो लगाते जाना, अभी एक एक शब्द के आगे द्रव्य, द्रव्य से क्या बना, जीव, मतलब द्रव्य का भेद जीव, जीव का भेद संसारी जीव, संसारी जीव का भेद करो, मनुष्य, मनुष्य का भेद करो, जिसको पुरुष चाहिए पुरुष करो, जिसको स्त्री लिखना है जिसको स्त्री लिखो, जो आपको बन चाहिए लिखो। अब जिन्होंने जिन्होंने पुरुष लिखा है, पुरुष के लिए आगे लिखना ससुर जी, जिसको दामाद लिखना है दामाद लिखे, और उसके भेद करते जाना है। जिसने स्त्री लिखा था वो सासू माँ लिखो, बहू लिखो, जो लिखना है लिखो, मतलब उसके ही भेद करते जाना है। ठीक है, अब कर लो बहू का भेद। बहू के भेद क्या करोगे, जिन्होंने स्त्री लिखा था बहू का भेद, कुसुम निधि मुंबई, क्या होगे बहू के भेद, अच्छी बुरी मत बोलना, बहू के भेद कर लो। हाँ, हेमा दीदी बोल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ऊंची है एक नाटी है, नहीं, अच्छा, मतलब सबसे ज्येष्ठ है, मंझली है और कनिष्ठ है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका एक भेद करना है हमको, ज्येष्ठ बहू का ज्येष्ठ लिख दो, ज्येष्ठ। अब ज्येष्ठ बहू के आगे क्या करोगे, उसका भेद करना है। कुसुम दीदी आपकी बात रह गई थी, बोलो। वो बहुत होशियार है। अच्छा, होशियार है, चलो होशियार लिखो फिर, होशियार बहू। अब एक बात समझना, ज्येष्ठ बहू के भेद करने हैं। ज्येष्ठ बहू कितनी होगी, लुको, लिखाना नहीं है, ज्येष्ठ बहू कितनी होगी। आप कहोगे होशियार तो उसका गुण हो गया, ज्येष्ठ बहू के भेद करने हैं,
भेद किसके होंगे? जिसमें नंबर है ज्यादा उसी का तो भेद होगा ना। अब ज्येष्ठ बहू अकेली एक ही है, ये भी ज्येष्ठ बहू है, ये भी ज्येष्ठ बहू है, ऐसा होगा क्या? नहीं। अब ज्येष्ठ बहू के और क्या भेद हो सकते हैं? सगी ज्येष्ठ बहू है, और सौतेली भी हो सकती है, चचेरी भी हो सकती है, मौसेरी भी हो सकती है, कुछ भी छोटी हो है, बड़ी सकती है ना। अब चलो उसमें से एक को ले लो, सगी बहू को ले लो। बहू का भेद सगी बहू। अब सगी बहू के आगे क्या करोगे? अब क्या भेद करोगे सगी बहू के? अब सगी बहू तो एक ही है। अरविंद जी क्या भेद करोगे? उनके दो बच्चे हैं, ऐसा कर सकते हैं आगे। नहीं 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 नहीं। बच्चे तो और एंटिटी अलग हो जाएगी ना। ओके ओके। अब हम तो स्त्री की अपेक्षा से आए, स्त्री की अपेक्षा से बहू रखा, बहू में भी सगी बहू रखा। वो डॉक्टर है, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। वो तो बात, सगी बहू का भेद डॉक्टर कैसे होगा? तो फिर सगी बहू के और भेद होने चाहिए। हम्म। एक डॉक्टर है दूसरी वकील है, तो दोनों और किसका भेद है सगी बहू? ज्येष्ठ सगी बहू। तो ज्येष्ठ सगी बहू के और क्या भेद होंगे? क्योंकि ज्येष्ठ सगी बहू एक ही होगी, सगी बहू के और भेद हो सकते थे, उसका भी हमने और भेद कर लिया। ज्येष्ठ सगी बहू एक ही होगा। हेमा दीदी प्यारी है तो भी वो ज्येष्ठ एक ही है, उसका भेद कैसे करोगे? नहीं, क्योंकि एक प्यारी होगी तो दूसरी नफरत वाली होनी चाहिए, तो वो है ही नहीं ना, एक ही तो बहू है ज्येष्ठ। सेंड हो जाएगा और ना। ज्येष्ठ में सगी एक ही है, मतलब हम अंतिम भेद तक पहुंच गए। हम अंतिम भेद तक पहुंच गए, तो ये अंतिम भेद तक व्यवहारने का आश्रय करते हुए हम जा सकते हैं। और ये लोक व्यवहार में होता है कि नहीं होता है? अब उल्टा चल के देखो, उल्टा चल करके देखो। सगी बहू, ये किसका भेद बन रहा है? ज्येष्ठ बहू का। ज्येष्ठ बहू किसका भेद बन रहा है? हेमा दीदी किसका भेद करा? बहू का। बहू का। अब बहू का, बहू किस में से आ गई? संग्रह स्त्री क्या है में बहू से। का? स्त्री। स्त्री। बहू का संग्रह कौन है? स्त्री। स्त्री का संग्रह कौन है? मनुष्य। मनुष्य। मनुष्य का संग्रह कौन है? सारी जीव। संसारी जीव। संसारी जीव का संग्रह कौन है? जीव। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का द्रव्य। द्रव्य। और द्रव्य का और संग्रह द्रव्य का कौन है? सत। सत। मतलब जब नीचे से ऊपर तक आएंगे तो आपको एक 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 संग्रह दिखेगा, और जब ऊपर से नीचे नीचे आएंगे तो हमको व्यवहार दिखेगा। इसी प्रकार से हमें संग्रह और व्यवहार का संबंध हर एक जगह पर दिखेगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब व्यवहार न्याय के भी दो भेद होंगे। अब व्यवहार न्याय के कौन से दो भेद होते हैं? चूंकि व्यवहार न्याय संग्रह की अनुवृत्ति कर रहा है, संग्रह की हमको आगे अनुवृत्ति करनी है, तो संग्रह न्याय में सामान्य संग्रह न्याय की आवृत्ति करने वाला, अनुवृत्ति करने वाला कौन है? सामान्य व्यवहार न्याय। और विशेष संग्रह न्याय को आगे भेद करने वाला विशेष व्यवहार न्याय। तो व्यवहार न्याय के भी दो भेद बनेंगे, सामान्य व्यवहार भेद, सामान्य व्यवहार न्याय और विशेष व्यवहार न्याय। तथा ही सामान्य संग्रह भेद व्यवहारा यथा द्रव्यानि जीवा जीवा। व्यवहार न्याय के दो प्रकार होते हैं, उसमें से पहला है सामान्य संग्रह का भेद करने वाला व्यवहार, अर्थात जिसको सामान्य संग्रह ने ग्रहण किया था, जिसने सामान्य संग्रह को भेद ग्रहण किया था उसका भेद करने वाला। लिख लो, सामान्य संग्रह नय ने जिस व्यापक सामान्य वस्तु का ग्रहण किया था, सामान्य संग्रह नय ने जिस व्यापक सामान्य वस्तु का ग्रहण किया था, उसका भेद रूप कथन करने वाला उसका भेद रूप कथन करने वाला सामान्य व्यवहार नय।
अब इस प्रकार से विशेष व्यवहार नहीं की परिभाषा कैसे बनेगी? स्मिता दीदी, विशेष व्यवहार नहीं की परिभाषा बनाओ. नाही, सामान्य संग्रह व्यवहार नाही ना, संग्रह नाहीच सांगितलं, मग सामान्य संग्रह नाही म्हणायचं ना शेवट तुम्ही. भेदरूप कथन करने वाला सामान्य संग्रह नाही. कैसे? तुम्ही सामान्य ना, संग्रह नहीं ने किस एक मिनट, सामान्य संग्रह नहीं ने किसका ग्रहण किया था, लिखा आपने? जो जिस व्यापक सामान्य वस्तु का ग्रहण किया था उसका भेदरूप तो कथन. इसका मतलब है जिसको व्यापक सामान्य से ग्रहण किया था, जिस वस्तु हाँ. का व्यापक व्यापक सामान्य से ग्रहण किया था, अब उसका भेद करना है. तो भेद करने वाला कौन है? व्यवहार्य है. हाँ, तो सामान्य. सामान्य संग्रहण का भेद कर रहा है, इसलिए वो सामान्य व्यवहार्य होगा. हाँ. ठीक है. अब ऐसे ही विशेष व्यवहार्य की परिभाषा करो हेमांगी दीदी. विशेष संग्रह ने जिस विशेष वस्तु का ग्रहण किया था, विशेष संग्रह नहीं, आप क्या लिखेंगे? जिस सीमित सामान्य वस्तु का, लिख लीजिए, जिस सीमित सामान्य वस्तु का विशेष संग्रह ने ग्रहण किया था. क्योंकि विशेष संग्रह ने किसको ग्रहण किया था? सीमित सामान्य को किया था. उसका भेद रूप कथन करने वाला अलका दीदी, शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देना है, विषय की तरफ ध्यान देना है. क्या लिखा बोलो, अनम्यूट कर लो. जिस सीमित सामान्य वस्तु का, जिस सामान्य सीमित वस्तु का ग्रहण कौन करता है? विशेष संग्रहण है. जिस सामान्य सीमित वस्तु का विशेष संग्रहण ने ग्रहण किया था, विशेष संग्रह ने ग्रहण किया था, उसका भेदरूप कथन करने वाला उसका भेदरूप कथन करने वाला विशेष व्यवहार ने कहलाता है. अब उदाहरण ले लो, उदाहरण ले लो, फिर आपके प्रश्न लेता हूं मैं. तो दोनों की हमने परिभाषाएं लिखी. अब सामान्य व्यवहार नहीं की उदाहरण. सामान्य में आपने क्या ग्रहण किया था? सामान्य संग्रह नहीं का उदाहरण निकालो. सामान्य संग्रह नहीं में क्या उदाहरण लिखा था? सभी द्रव्य द्रव्य है. सभी द्रव्य द्रव्य है, मतलब सभी द्रव्य को आपने ग्रहण किया था. तो अभी सभी द्रव्य के भेद करने हैं. लिखो अब, सभी द्रव्यों का सामान्य संग्रह ने ग्रहण किया था. इसलिए उसके जीव आजीव आदि भेदों का, इसलिए उसके इसलिए उसके जीव अजीव आदि भेदों का इसलिए उसके जीव अजीव आदि भेदों का कथन सामान्य व्यवहार नहीं करेगा. और उसके नीचे अब विशेष संग्रहण के बारे में लिखेंगे. जीव द्रव्य का ग्रहण जीव द्रव्य का ग्रहण विशेष संग्रह ने नहीं किया था.
जीव द्रव्य का ग्रहण विशेष संग्रह ने किया था, इसलिए उसके भेदों का कथन इसलिए उसके भेदों का कथन किससे होगा? दीपा दीदी, किससे होगा? विशेष व्यवहार नहीं से होगा। बहुत बढ़िया, विशेष व्यवहार नहीं से होगा। अब कैसे? ब्रैकेट में लिखो, संसारी जीव, मुक्त जीव, आदि आदि। मतलब विशेष संग्रह ने कहेगा जीव, और विशेष व्यवहार ने क्या कहेगा? संसारी, मुक्त। इस प्रकार से, और सिर्फ संसारी मुक्त कहेगा क्या? आगे अंतिम भेद तक कहेगा। ठीक है, इति व्यवहारो द्विधा, इस प्रकार व्यवहार ने दो प्रकार का है। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने व्यवहार ने से तो सबको करके दिखाया था, बहुत तक पहुंचे थे, तो ये बात यहां तक आती है। तो ये 273 नंबर की गाथा यहां तक रखते हैं। अब यहां से आगे पर्यायार्थिक नय अर्थात रुजुसूत्र नय के विषय चलेगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछना। कुसुम दीदी, आपने हैंड रेज किया है? नहीं, चलिए, किसी के प्रश्न है? भैया बड़ी मुश्किल से तो आपने आज स्वाध्याय रोक लिया है, अब क्यों हम आपको पूछ के और परेशान करेंगे? नहीं ना, समझ में आ गए थे? बहुत इजी इजी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, पर बिल्कुल उसको ना ऐसे याद रखना कि उसके विशेष को करें। पवन जी पूछिए। अब संग्रह विशेष नय में सीमित बातें हैं जो भेद रूप से ली जाती है। फिर से बोलो। संग्रह विशेष नय विशेष में, संग्रह नय में जब जब हाँ, संग्रह नय की चर्चा करोगे तब तक अभेद की चर्चा करोगे। तब तक जब जब संग्रह नय की चर्चा करोगे तब तक अभेद की चर्चा करोगे। जब जब व्यवहार नय की चर्चा करोगे तब तक भेद रूप की चर्चा करोगे। सामान्य में व्यापक की चर्चा करोगे, विशेष में सीमित की चर्चा करोगे। दोनों जगह लगा देना। अब सामान्य में अभेद रूप पकड़ा जाता है और विशेष संग्रह में नय भेद में नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं आप ध्यान से सुन लेना। मैं क्या संग्रह नय, अब लिखो, नीचे चाहिए तो लिख लो। संग्रह नय में अभेद की चर्चा, व्यवहार नय में भेद की चर्चा। लिख लो, संग्रह नय में सामान्य की चर्चा, व्यवहार नय में विशेष की चर्चा। अब ये सामान्य मतलब अभेद लिखना, विशेष मतलब भेद लिखना। नहीं, पर आपने जब एक संग्रह नय मिनट, अभी आ रहा हूं मैं। संग्रह नय में अभेद की चर्चा और व्यवहार नय में भेद की चर्चा। सामान्य में व्यापक की चर्चा और विशेष में सीमित की। हाँ, विशेष में सीमित की चर्चा। ठीक है, तो विशेष और सामान्य किस अपेक्षा से लगाया है और व्यवहार और संग्रह किस अपेक्षा से लगाया, इसको देख लो। नहीं, पर जब सामान्य अपन लगा रहे तो वो अभेद रूप पकड़ते हैं ना अपन। सामान्य मतलब व्यापक लगाना, व्यापक है ना, अभेद जो अभेद रूप। अगर संग्रह के साथ लगा रहे हो सामान्य तो अभेद की चर्चा। हाँ, संग्रह के साथ लगा रहे तो अभेद पकड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। संग्रह के साथ विशेष लगा रहे तो उसमें भेद रूप पकड़ते हैं ना। नहीं, फिर आप वही कर रहे हो। विशेष मतलब क्या है? सीमित की चर्चा। इसलिए आपको मैंने पर्यायवाची लगा करके दे दिया। वो चारों को याद रखना, और अगर वो नहीं लिखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। नहीं, मैं तो लिखा वही है। में, अरे पवन जी, संग्रह नय में किसकी चर्चा चल रही है? सामान्य है जो व्यापक रूप से है, अभेद है। सामान्य मतलब अभेद की चर्चा है संग्रह नय में। व्यवहार नय में किसकी है? भेद की चर्चा है। भेद की चर्चा है। तो सामान्य और व्यवहार, सामान्य में अभेद, संग्रह नय की चर्चा में सामान्य आएगा, व्यवहार नय में भेद आएगा। अभेद कहो या भेद कहो, दोनों, या तो अभेद कहो भेद कहो,
तो अभेद की चर्चा किस पे चलेगी? संग्रहणय में। संग्रह में। ठीक है, और व्यवहार में जो चलेंगे वो वेद की चलेंगी। हाँ, हो गया। ये पहले दोनों को अलग कर लो। अब दोनों में सामान्य विशेष बनेंगे। हाँ, सामान्य और विशेष हाँ, बनेंगे। तो सामान्य में किसकी चर्चा? संग्रह में रहेगा तो अभेद की, और सामान्य में व्यवहार व्यापक की चर्चा, हाँ, और विशेष में सीमित की चर्चा। विशेष में सीमित की चर्चा। अब विशेष व्यवहार में किसकी चर्चा चलेगी? उसके भेद की चलेंगी फिर। भेद की और सीमित भेद की चलेगी। सीमित भेद की चलेगी। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने जिस संग्रह ने इसे ग्रहण किया है उसको ही आगे व्यवहार ने लगाना है। इसलिए व्यवहार ने की जब भी चर्चा करोगे तो पहले देखो संग्रह ने इसे क्या करेक्ट किया है, और जो संग्रह ने इसे ग्रहण किया है उसका ही आगे व्यवहार ने कंटिन्यू करेगा। अच्छा, उसमें सामान्य संग्रह ने को विशेष व्यवहार नहीं चलाएगा। सामान्य संग्रहणय को विशेष व्यवहार नहीं, सामान्य व्यवहार नहीं चलाएगा। सामान्य है सामान्य चलाएगा, विशेष है विशेष चलाएगा, संग्रह को व्यवहार चलाएगा। संग्रह को व्यवहार चलाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यापक को व्यापक चलाएगा, सीमित को सीमित चलाएगा। हाँ, पैरेलल आ जाएंगे दोनों। जी, इस प्रकार से लगना। ठीक है, सुनीता दीदी आपका है कोई प्रश्न? बोलिए, अंतिम प्रश्न, उसके बाद नीरज जी का ही प्रश्न। बस मेरा यही पूछना था कि जिसे संग्रहणय ने ग्रहण किया है उसी विषय को व्यवहारण्य में घटित करेंगे ना? बिल्कुल, अगर आपने द्रव्य की चर्चा करी है तो द्रव्य के ही भेद की चर्चा आगे चलेगी। आगे चलेगी जी, अंतिम भेद तक, अंतिम व्यवहारण्य में। अंतिम भेद तक। और व्यवहार ने अंतिम भेद तक करता है, मतलब अंतिम भेद तक करे ही, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है पर कर और सकता उसमें है। हाँ, उसमें से किसी को भी ले सकता है। नीरज जी। ना भैया, जैसे समस्त पदार्थ है उसके अंतर्गत जो अपन ने विशेष रूप से ग्रहण करे तो वो संग्रह के अंतर्गत आएगा। एक मिनट, इतना आपने समझना होगा। सुनो, आपने समस्त पदार्थ कह दिया। समस्त पदार्थ कहते ही जी। बात क्या हो गई? व्यापक हो गई। व्यापक का मतलब क्या हो गया? सामान्य। अब विशेष की चर्चा नहीं चलेगी। अच्छा, इसमें सामान्य खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि व्यापक है। और समस्त शब्द से ठीक है, व्यापकता आ गई। समस्त तो और उसका अवैध रूप कथन कर देता हूँ। अभेद तो करना ही करना है। अभेद करोगे तो संग्रह नहीं बनेगा। अभेद करोगे तो संग्रह नहीं बनेगा। भेद करोगे तो व्यवहार नहीं बनेगा। भेद से भेद करते हैं, व्यवहार में आ जाएंगे। इसीलिए पहले 4 कॉम्बिनेशन जो बताया उसके अर्थ कर लो, और वो कॉम्बिनेशन को देख करके अपना विधान, उदाहरण दे करके क्या है ये मत चेक करो। आपको कहना क्या है, मैंने हमेशा कहा है, आपका अभिप्राय पहले, कथन बाद में। ठीक है, चलिए। तो आज के स्वाध्याय को इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।